हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्किंसंस डिसीज़। पार्किंसंस डिसीज़ 5 नंबर में पूछा गया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, जिसमें आज हम अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर कुछ डाउट होता है टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट भी करें। तो पार्किंसंस डिसीज़ क्या होती है? पार्किंसन डिसीज़ इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज़ दैट प्राइमरली अफेक्ट मूवमेंट कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि ये क्रोनिक मतलब प्रोलॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट होने वाली डिसीज़ है, जो कि प्रोग्रेसिवली मतलब ये सडन ऑनसेट ऑफ इसका सडन नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे ये न्यूरॉन्स को डीजनरेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेनली अफेक्ट करती है जो ब्रेन का वो पार्ट जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे कि ये अपना ब्रेन होता है, यहाँ पे ब्रेन स्टेम, ये अपना ब्रेन होता है। तो ब्रेन की इसी पार्ट में क्या होता है, मूवमेंट का कंट्रोल होता है। और यही एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये कौन सा वाला पार्ट होता है? सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है। सबस्टेंशिया नाइग्रा जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन रिलीज करता है जिसे डोपामिन कहते हैं। डोपामिन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि क्या करता है, मेनली इसका काम होता है कि कंट्रोल को बैलेंस करना, मतलब बैलेंस करना मूवमेंट को और कोऑर्डिनेट करना। ये दोनों काम इसके होते हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मेन वर्क इनके ये होते हैं। लेकिन अगर इनमें कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंसान, जो भी पर्सन इस पार्किंसन डिसीज से अफेक्टेड रहेगा, वो अपने मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आगे बढ़ते अपन क्या होता है, तो अकर्स मेनली ड्यू टू लॉस ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स, लाइक जो सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है उसकी अब्सेंस की वजह से क्या चीज़ें देखने को मिलती है अपन को, पार्किंसंस डिसीज़। इसमें क्या होता है कि जो सबस्टेंशिया नाइग्रा जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होती है, वहाँ पे क्या होने लग जाता है, न्यूरॉन्स वहाँ के डीजनरेट होने लग जाते हैं। ये सडन नहीं होते, ये प्रोग्रेसिव होते, धीरे धीरे होते हैं, जिसकी वजह से एट दी लास्ट अपन को क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट कंट्रोल धीरे धीरे कम देखने को मिलेगा। इसके मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, जिसको कार्डिनल फीचर्स कहते हैं। फर्स्ट होता है रिजिडिटी, दूसरा होता है ब्रेडिकाइनेसिया, थर्ड इज ट्रिमर्स एंड फोर्थ इज पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। तो फर्स्ट देखते हैं अपन रिजिडिटी। रिजिडिटी का मीन क्या होता है, स्टिफनेस। उनकी मसल क्या हो जाएगी, मसल और जॉइंट हो जाएंगे उनके स्टिफ हो जाएंगे, मतलब उनको जॉइंट को मूव करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। सेकेंड है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पर्सन का जो मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या, ये किसकी वजह से होगा, क्योंकि यहाँ की मसल स्टिफ हो रही है, मसल और जो जॉइंट होते हैं वो स्टिफ हो रहे हैं, जिसकी वजह से पर्सन को मूव करने में प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण उनका मूवमेंट कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया। थर्ड होता है ट्रिमर्स होंगे। ट्रिमर्स क्यों होंगे, क्योंकि जो सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है यहाँ पे क्या होगी, न्यूरॉन्स यहाँ के डीजनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, पर्सन के हैंड्स जो रहेंगे वो शेक करेंगे, शेकिंग हैंड्स इस टाइप से, लाइक इस टाइप से करेंगे। एंड फोर्थ इज पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। पोस्चर जो रहेगा वो अपने मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनको कार्डिनल फीचर्स भी बोलते हैं, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। तो क्या होता है, पार्किंसन डिसीज इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज दैट प्राइमरली अफेक्ट मूवमेंट कंट्रोल, अकर्स मेनली ड्यू टू लॉस ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स कॉल्ड एज सबस्टेंशिया नाइग्रा, जिसकी वजह से डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। डोपामिन जो अपना नॉर्मल वर्क करता है उसको कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से रिजिडिटी देखने को मिलेगी, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रिमर्स एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। एंड देन अपन देखते हैं इनके कॉजेज क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट इसका कॉज है अननोन। इसके मेनली जो अभी तक कोई कॉज पता नहीं चला है। तो क्या होता है, इनका कॉज अननोन होता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि ये करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि जेनेटिक फैक्टर एक डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अगर उनमें किसी टाइप का म्यूटेशन आ जाता है तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, पार्किंसंस डिसीज, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, SNCA एक टाइप का जीन होता है जो कि मूवमेंट कंट्रोल और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कराता है, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन आ जाता है तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, पार्किंसंस डिसीज। एंड सेकेंड इज एनवायरमेंटल एक्सपोजर। अगर इन्वायरमेंट में एक्सपोजर लाइक पेस्टिसाइड से कोई एक्सपोज हो गया है, हैवी मेटल्स और रूरल लिविंग। अगर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में क्या बोला है कि अगर पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर में आ गए हैं
तो कुछ पेस्टिसाइड ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने सब्सटेंशिया नाइग्रा को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो वहाँ के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट होने लग जाते हैं। हेवी मेटल्स भी यही करते हैं कि सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है वो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ब्रेन होता है। वैसे तो अलग अलग टाइप के मेटल, अलग हेवी मेटल्स अलग अलग ब्रेन के ऊपर इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन जो सब्सटेंशिया नाइग्रा अगर उनसे अफेक्ट होगा तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, पार्किंसंस डिसीज़। और रूरल लिविंग, वहाँ पे लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा इस प्रॉब्लम को ज़्यादा वो गंभीर नहीं लेते। एंड थर्ड इज एज जो रहती है मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, जो ओल्डर एडल्ट होते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी क्या करती है, अपने फंक्शन धीरे धीरे लॉस करने लग जाती है। सेक्स में ये मेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा देन फीमेल। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, मान लो कि अगर किसी के दादा दादी को है, या फिर किसी के मम्मी पापा को है, या फिर परदादा परदादी को है, तो ये क्या बच्चों में भी देखने को मिल सकती है। और अगर किसी को हेड इंजरी हुई है जिसके अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा अफेक्ट हुआ है, तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, पार्किंसंस डिसीज देखने को मिल सकती है। जैसा कि अब तक हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। अब अपन देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या होता है, इटियोलॉजी। जो भी अपन ने इटियोलॉजी पीछे पढ़ी, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, अब जो डोपामिनर्जिक, वो सब इटियोलॉजिकल फैक्टर किसको अफेक्ट करेंगे, जो डोपामिनर्जिक जो सेल होती है उसको अफेक्ट करेंगे। एंड देन वहाँ के न्यूरॉन्स को अफेक्ट करके वो क्या करेंगे, वहाँ के न्यूरॉन्स को डीजनरेट करवाएंगे, जिसकी वजह से सब्सटेंशिया नाइग्रा अफेक्ट होगा। सब्सटेंशिया नाइग्रा अगर अफेक्ट हुआ तो डोपामिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डोपामिन के लिए जो इम्पल्सेस होती है, एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन देखने को मिलेगी। अगर एबनॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन देखने को मिल रही है तो वो जो फंक्शन डोपामिन कर रहा है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पुअर एंड एबनॉर्मल मसल कंट्रोल देखने को मिलेगी, कॉज स्लो मूवमेंट। एंड ये अगर मूवमेंट और ये एबनॉर्मल हो रहे हैं, मूवमेंट कंट्रोल एबनॉर्मल हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या कार्डिनल फीचर्स शो करेगा। सबसे पहले होता है ट्रिमर्स शो करेगा, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। इन चीज़ों के बारे में अपन ने पहले ही जान लिया है। एंड देन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, या फिर उसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मोटर सिम्टम, सेकंड होता है नॉन मोटर सिम्टम। मोटर सिम्टम वो होते हैं जिसे अपनी मसल्स कंट्रोल करते हैं, और नॉन मोटर वो होते हैं जिसको अपनी मसल कंट्रोल नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मोटर सिम्टम जैसे कि ट्रिमर्स हो रहा है क्योंकि हैंड शेकिंग हो रहा है। हैंड्स को शेक करवाने में कौन सी मोटर सेल्स, मोटर मसल ही काम आती है। ब्रेडिकाइनेशिया हो रहा है, स्लो मूवमेंट, रिजिडिटी, यहाँ पे स्टिफनेस देखने को मिला, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, पोस्चर यहाँ पे पर्सन अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा। सेकेंड है नॉन मोटर में अपन देखते हैं मोनोटोनस स्पीच रहेगी, मतलब जो भी पर्सन है उसकी जो टोन रहेगी वो चेंज नहीं होगी, वो एक ही लय में बात करेगा। शफलिंग गेट देखने को मिलेगा, उनका गेट जो रहेगा वो सफल टाइप का रहेगा, या फिर थोड़ा झुक के और धीरे धीरे चलेंगे। मास्क लाइक फेस होता है, मास्क लाइक फेस का मतलब होता है कि जो फेशियल एक्सप्रेशन रहेगा पर्सन का वो क्या होगा, ज़ीरो रहेगा, मतलब ना तो ज़्यादा हंसने वाला भाव आएगा ना ही दुखी होने वाला, तो क्या होगा इसमें मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा। एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस है इसमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें डोपामिन की डेफिशिएंसी हो रही है। अब डोपामिन जो रहता है वो क्या मेनली बैलेंस में और कोऑर्डिनेशन में हेल्प कराता है, लेकिन अगर उसी की डेफिशिएंसी है तो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पर्सन का डिमिनिश हो जाएगा। स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगी। एंड देन एंजाइटी देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्सन जो रहेगा वो इस चीज़ के बारे में सोच के वो एंशियस हो जाएगा कि मैं कब ठीक होऊंगा। डिप्रेशन देखने को मिलेगा, पर्सन इस चीज़ से टेंशन में आ जाएगा। अब स्लीप डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि डोपामिन जो रहता है वो स्लीप में भी हेल्प करवाता है। एंड देन अब डायग्नोस्टिक फाइंडिंग देखते हैं। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या क्या है, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन में देखेंगे कि पास्ट प्रेजेंट कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कब से हो रहा है, क्या पैटर्न है इसका, ड्यूरेशन कितना है, ये सब चीज़ें अपन इसमें चेक करेंगे। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें जो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, मेनली जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड देन सिटी स्कैन करेंगे और देखेंगे कि सब्सटेंशिया नाइग्रा कितना अफेक्ट हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो सिटी स्कैन और एमआरआई करेंगे, एक इमेजिंग टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू अपन इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड थर्ड इज डीएटी स्कैन होता है। डीए का मतलब होता है डोपामिन
ट्रांसफर स्कैन होता है, ट्रांसपोर्टर स्कैन। तो डोपामिन ट्रांसपोर्टर स्कैन होता है जो कि हेल्प करता है कि डोपामिन की सच में डेफिशिएंसी है या नहीं है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि डोपामिन की बिना डेफिशिएंसी के ही होने लग जाती है। तो इस चीज़ के अब इस टेस्ट के थ्रू अपन कंफर्म करते हैं कि सच में डोपामिन की डेफिशिएंसी है या नहीं। देन अपन थेराप्यूटिक ट्रायल देखेंगे। थेराप्यूटिक ट्रायल के थ्रू अपन क्या करेंगे, थेराप्यूटिक ट्रायल में ये होता है कि किसी डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसमें लिवोडोपा के इंजेक्शन लगाएंगे। अब लिवोडोपा जो होता है वो क्या होता है, लिवोडोपा इज अ सप्लीमेंट ऑफ डोपामिन, एक डोपामिन का सप्लीमेंट होता है। एक लिवोडोपा जो होता है एक इनेक्टिव पार्ट होता है डोपामिन का, जो कि बॉडी में जाके क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और डोपामिन की जैसा ही काम करने लग जाता है या फिर उसकी मिमिक्री करने लग जाता है। तो क्या होता है कि अगर लिवोडोपा देंगे तो वो डोपामिन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देगा। तो इसमें यही होता है कि अगर अपन लिवोडोपा देंगे तो लिवोडोपा जो रहता है वो डोपामिन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था, जो डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो सिम्टम देखने को मिल रहे थे वो क्या हो जाएंगे, रिजोल्व हो जाएंगे। तो जिसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर देंगे सच में इसमें डोपामिन डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी कंडीशंस डेवलप हो रही थी। तो ये क्या करता है, इम्प्रूव्स मसल फंक्शन, इंस्टेबिलिटी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, देन इजीली डिटेक्ट द पार्किंसोनिज्म। ओके, एंड देन अपन मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है इसका, तो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं होता, क्योंकि ये डिसीज़ जो रहती है वो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस करती है, जिसकी वजह से अभी तक इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। इन देखते हैं कि सिम्टम में रिलीव, इसके जो सिम्टम होते हैं उसको रिलीव किया जा सकता है। मतलब क्या है, ये सिम्टोमेटिक रिलीव किया जाता है या तो मेडिकल के थेरेपी के थ्रू किया जाता है या फिर फिजिकल थेरेपी के थ्रू किया जाता है। मेडिकल थेरेपी में अपन क्या क्या देंगे, मेडिसिन देंगे, लाइक लिवोडोपा और कार्बिडोपा का क्या देंगे, कॉम्बिनेशन देंगे। ये दोनों क्या होते हैं, डोपामिन की डेरिवेटिव होते हैं। तो जो डोपामिन की डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट कर देंगे। एंड देन डोपामिन एगोनिस्ट देंगे, जो डोपामिन की तरह काम करते हैं, जो डोपामिन की मिमिक्री करते हैं और डोपामिन के रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन शो करेंगे, जैसे कि प्रामीपेक्सोल और रोपिनी रोल। एंड देन माओ बी इनिबिटर्स देंगे। अब ये जो माओ बी इनिबिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, माओ बी एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, डोपामिन के जो डोपामिन को ब्रेक करता है। तो अपन माओ बी इनिबिटर्स देंगे। इनिबिटर्स का मतलब होता है कि माओ को बनने नहीं देगा। अगर माओ का फुल फॉर्म होता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी। तो ये क्या होता है कि अगर माओ इनिबिटर्स देंगे, इनिबिटर्स जो होता है वो माओ को बनने नहीं देगा। तो क्या होगा, अगर माओ बी नहीं बनेगा ही नहीं तो वहाँ पे डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डोपामिन का लेवल अगर बढ़ गया तो वहाँ पे एक्सेसिव डोपामिन मतलब डोपामिन की डेफिशिएंसी कंप्लीट मतलब होगी ही नहीं। जैसे कि इसका एग्जांपल है सिलेजिलिन्स, ये देंगे। फिर COMT इनिबिटर्स देंगे। अब COMT इनिबिटर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि लिवोडोपा के इफेक्ट को इन्हेंस कर देते हैं, ये एक्सटेंड कर देंगे लंबे टाइम के लिए। एंड देन अपन देंगे एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक जो होता है वो क्या करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है वो क्या करती है, रेस्ट की कंडीशन में रिलीज होती है एंड देन रेस्ट को मेंटेन करते ऊपर। एंटीकोलिनर्जिक जो होती है वो क्या करती है, जो ट्रिमर्स होते हैं ट्रिमर्स को ये इम्प्रूव करेगी। एंड देन इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट तब प्रोवाइड करते हैं जब मेडिकल मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं होता है या फिर मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू वो मैनेज नहीं होता है। तो कौन सा देंगे, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन देंगे जिसको DBS बोलेंगे। अभी इसमें क्या करते हैं कि जो अपना जो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो डोपामिन का रिलीज होता है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अब ये वाला डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है वो नॉर्मली कंडीशन में नहीं दे सकते, अगर एडवांस पार्किंसंस है तो उस कंडीशन में देंगे, जो कि मेडिकेशन से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। अब इसमें मेनली फिजिकल थेरेपी का रोल होता है। फिजिकल एक्सरसाइज करवाएंगे, PT करवाएंगे उनको, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, उनका रूटीन सेट करेंगे। मतलब फिजिकल थेरेपी में अपन योगा करवाएंगे और जो भी शारीरिक प्रक्रियाएं होती एक्टिविटी करवाने का बोलेंगे, मेडिटेशन करवाएंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उनका रूटीन बनाएंगे, रूटीन सेट करेंगे एंड देन उनसे वर्क कराएंगे। स्पीच थेरेपी के कराएंगे क्योंकि यहाँ पे पेशेंट जो होता है उसकी स्लर्ड स्पीच होती है, उसे से बात नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में क्या कराएंगे,
स्पीच थेरेपी करवाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों, आज हमने कंप्लीट किया पार्किंसंस डिसीज। इससे पहले भी हमने ओटाइटिस मीडिया और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप प्रीवियसली हमारी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप फिर से याद दिला दूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।